स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज है 30 सितंबर और आज हम करेंगे द हिंदू के एक आर्टिकल का एनालिसिस। आज एक ही आर्टिकल है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। दूसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का था जो पैट्रियार्की को लेके था। पैट्रियार्की के इश्यूज पहले भी कवर हो चुके हैं और इसके अलावा कुछ खास इशू नहीं है। दूसरा इशू था फ्लड को लेके। फ्लड भी आपका जो है पहले कवर हो चुका है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में। तो अभी जो इशू है वो इंडियन इकोनॉमी में को लेके है और वो इशू है आपका डॉलर को लेके। आप जानते हैं कि दिन ब दिन जो है डॉलर गिरता जा रहा है और उसी के रिगार्डिंग में ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। आर्टिकल को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे डिप्रिसिएशन हो गया, एप्रिसिएशन, टेपर टैंट्रम, फेडरल रिजर्व्स। ऑल दो मैं आपको ये सब बताऊंगा, लेकिन आपको भी इसके अलग से जो है कुछ इसकी जानकारी लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सब कुछ आज ही इस एनालिसिस में कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा। देखिए, शुरुआत इससे करते हैं हम कि इंडियन रुपी आपको पता है कि एक इंटरनेशनल रुपी कभी नहीं रहा, लेकिन ऐसा सच नहीं है। इंडियन रुपी भी कभी एक दौर था जब एक मल्टीलैटरल करेंसी हुआ करता था और पूरी इंडियन ओशन रीजन में इसको भरपूर तरीके से सबने इस्तेमाल किया है, चाहे वो जावा हो, बोर्निया हो, मकाऊ हो, मस्काट हो, बसरा और गल्फ़ ऑफ ओमान, ऐसी कई सारी कंट्रीज़ थी जहाँ पे ये यूज़ हुआ करता था। और इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी दुबई में और बहुत सारी गल्फ़ कंट्रीज़ में भी ये यूज़ होता रहा है। लेकिन ये बंद कब हुआ है यूज़ होना? ये हुआ है जब 1965 में इंडिया का वॉर हुआ, और इंडिया का वॉर जब हुआ उससे डीवैल्यूएशन हो गई है इंडिया का रुपी, जिसकी वजह से बहुत सारे दूसरे नेशंस ने जो है अपनी स्विच कर दी करेंसी और इंडियन रुपी से हट के दूसरी करेंसीज़ की तरफ मुड़ गए। वहीं आज के दौर में भी मैं आपको बता दूं कि नेपाल और भूटान ये दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आज भी रेगुलरली इंडियन रुपीज़ को यूज़ कर रही हैं एज अ करेंसी। तो ये था आपका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड। आप सभी जानते हैं कि वैल्यू जो है रुपी की हमेशा इतनी नहीं थी जितनी आज है, और कभी ऐसा भी हुआ करता था कि एक डॉलर जो है 5 रुपये के बराबर होता था, लेकिन धीरे धीरे जो है ये गिरता ही जा रहा है और अभी रिसेंटली जो है 81 के मार्क को ये पार कर चुका है। और बहुत से एनालिस्ट का ये कहना है कि ये रुपी फर्दर वीक होगा और कमज़ोर होगा और आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ तक कि IMF ने तो अपनी एक उसमें ये भी कहा है कि इंडियन रुपी जो है आपका 94 रुपीज़ तक जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2029 तक, जो कि एक रियली एक कंसर्न है। वहीं आगे चल के मैं बता दूं आपको कि करेंसी डिप्रिसिएशन होता क्या है। करेंसी डिप्रिसिएशन का मतलब है फॉल होना वैल्यू ऑफ करेंसी हमारे फ्लोटिंग सिस्टम में, जिसे बोलते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। रुपी डिप्रिसिएशन का मतलब ये भी है कि रुपी जो है आपका लेस वैल्यूएबल हो गया है डॉलर के मुकाबले। मतलब अगर पहले एक डॉलर के 70 रुपये थे और अब एक डॉलर का 80 रुपये है, तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें एक डॉलर ख़रीदने के लिए 70 रुपये लगाना पड़ता था और आज के समय में हमें एक डॉलर ख़रीदने के लिए 80 रुपये लगाना पड़ता है। तो हमें जो है 10 रुपया ज़्यादा देना पड़ रहा है हर एक डॉलर को ख़रीदने के लिए, जो दर्शाता है कि ये एक जो है वीकनिंग का साइन है। हम लोग जो है ज़्यादा पे कर रहे हैं तो हम लोग जो है कमज़ोर हो गए हैं। तो जो रुपी का जो डिप्रिसिएशन है इकोनॉमिक्स में, इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है, वो है डबल एज सोर्ड, यानी कि इसे दो धारी तलवार माना जाता है। क्यों माना जाता है इसे दो धारी तलवार, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके कुछ पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर रुपी कमज़ोर होता है तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ता है, लेकिन मैं बता दूँ आपको अभी के हालात में एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अभी ग्लोबल लेवल पे इतनी वीक डिमांड है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, तो इतनी डिमांड ही नहीं है तो आप किसको एक्सपोर्ट करोगे, इतनी ज़्यादा एक्सपोर्टेशन नहीं हो पाएगी। वहीं नेगेटिव ये है कि इससे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आती है कंट्री के अंदर। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट किया जाता है और ये सब इंपोर्ट जो है हम इसकी पेमेंट्स जो है डॉलर के रूप में देते हैं, तो ऑब्वियसली हमें अब ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे आपका ये समझिए कि 2/3 जो रिक्वायरमेंट है वो ऑयल की है हमारी, जो कि पूरी की पूरी हमें डॉलर में पे करनी पड़ेगी, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसके अलावा रॉ मटेरियल हो इंडस्ट्रियल लेवल पे, या फिर दूसरी चीज़ें हों, या एडिबल ऑयल है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये सब हमारा इंपोर्ट होता है और ये इंपोर्ट होएगा तो ऑब्वियसली
हमारे यहाँ इन्फ्लेशन लेके आएगा, और इससे इन्फ्लेशन होंगी तो इसका एक जो है ये एक विशियस सर्कल होता है, जो इससे इन्फ्लेशन करेक्ट होगी, इन्फ्लेशन से फर्दर जो है आपका वीकन होगी करेंसी, और हमारा एक्सपोर्ट भी कमज़ोर होता चला जाएगा। तो अब यही है इसका पूरा जो ब्रीफ था। अब मैं आगे बता दूं कि आर्टिकल में है क्या। आर्टिकल में ये बताया गया है कि अभी $81 जो है 81 मार्क को क्लियर कर चुका है डॉलर, और हमारे यहाँ जो आरबीआई है, आरबीआई का काम होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करना, उसके अंदर स्टेबिलिटी मेंटेन करना। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑलरेडी हमारे जो है 94 बिलियन से होते होते $544 बिलियन की कमी आ चुकी है। देखिए इसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ आपको कि क्या होता है बेसिकली जब ये इस तरह का एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन होता है करेंसी के अंदर। उसमें ये होगा कि जो आरबीआई का काम है वो काम ये है कि उन्हें जो है किसी तरीके से स्टेबिलिटी मेंटेन रखनी है हमारी करेंसी के अंदर, और इसके लिए क्या करते हैं वो बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस यूज़ करते हैं। सपोज़ कीजिए ये है आपका इंडिया, ठीक है, और यहाँ पे आरबीआई है जो डॉलर लेके बैठा है जिसके पास रिजर्व्स में। अब देखना यह है कि इस इंडियन टेरिटरी की मार्केट में डॉलर की अगर कमी हो जाती है, अगर डॉलर की कमी हो जाती है तो इस मार्केट के अंदर जो है डॉलर डालने हैं आरबीआई को, वो कैसे सेल करेगा। आरबीआई जो है डॉलर सेल करेगा ताकि इस इंडिया की मार्केट में डॉलर डाल सके। और अगर डॉलर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसे बोलते हैं एप्रिसिएशन, अगर डॉलर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो क्या करेगा, वो इसमें से एब्जॉर्ब करेगा, सक करेगा इस इकोनॉमी में से डॉलर को, तो वहाँ वो बाय करेगा। तो ये बाय और सेल का प्रोसेस चलता है जिससे कि मेंटेन रहती है स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी मेंटेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी रहेगी आपकी करेंसी में तो फिर इन्वेस्टर्स के अंदर जो है एक तरह का विश्वास जो है वो ख़त्म होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो सबसे बड़ा काम जो है वो स्टेबिलिटी मेंटेन करने का होता है, उसके प्राइस को रोकना नहीं होता है। ऑल्दो प्राइस को रोकना भी उनका एक काम ज़रूर है। अब आगे ये पूछा जा रहा है कि आरबीआई का जो ये कदम है रुपी डिक्लाइन को रोकने का, और कितने ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम यूज़ कर चुके हैं, तो क्या इसी तरीके से इसे ये यूज़ करते रहना चाहिए। जवाब में देखिए ये बताया गया है कि रिज़र्व जो हैं वो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि उनको जो है जब बुरा वक्त आए तब इस्तेमाल किया जा सके। और अभी जो है बुरा वक्त चल रहा है, और इसे रोकने के लिए, करेंसी वॉलेटिलिटी रोकने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि आरबीआई की भी एक करेंसी है कि वो कितने लेवल पे जो है इसको यूज़ करके, अपने रिजर्व्स को यूज़ करके वॉलेटिलिटी को रोक सकता है। क्योंकि अगर बहुत तेज़ी से जो है एग्रेसिव तरीके से आरबीआई इंटरवेंशन करेगा इसमें, तो जल्दी ही जो है हो सकता है रिजर्व्स भी ख़त्म हो जाएं, और रिजर्व्स ख़त्म हो जाएंगे तो वो भी एक खतरे का संकेत होगा। तो इसलिए हमें जो है सिर्फ बाइंग और सेलिंग वाले प्रोसेस पे ही नहीं रहना चाहिए, मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच को अपनाना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ों के अप्रोच को साथ बहुत सारे जो है आइडियाज़ लेके चलने चाहिए, जिसमें आरबीआई ने कुछ मेजर लिए भी हैं। जैसे यूएस डॉलर्स अगर हमें इंक्रीज़ करने हैं इंडियन मार्केट में, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रोविजंस हैं रेमिटेंसेस को लेके, उनको जो है ठीक कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स अलाउड कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं रेमिटेंस का मतलब क्या होता है। रेमिटेंस का मतलब होता है कि हमारे देश के बहुत सारे लोग गल्फ़ और सऊदी अरेबिया या विदेश वगैरह में काम करते हैं, और वो अपने घर में जो है हर महीने कुछ ना कुछ पैसे भेजते हैं अपनी फ़ॉरेन करेंसी में, जो फ़ॉरेन करेंसी यहाँ से फिर कन्वर्ट हो जाती है, और गवर्नमेंट जो है उसमें कन्वर्जन का कुछ चार्ज भी उनसे लेती है। तो अगर उनका कन्वर्जन का चार्ज कुछ कम कर दिया जाए, मतलब डॉलर जो आ रहे हैं उनको कुछ उनके जो डॉलर से रुपी कन्वर्ट करते हैं उनके फैमिली वाले, जब उनके अकाउंट में आता है, तो अगर वो चार्जेस कम कर दिए जाएं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपया यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनका ज़्यादा पैसा जो है इंडिया पहुँच जाए, क्योंकि उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि उन्हें जो वहाँ कमाना है वो इंडिया में भेजना है। और एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं आपको, जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस किसी स्टेट से आता है तो वो आता है केरला से, ठीक है। आगे जो है शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट करे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो मतलब लेस देन 1 ईयर वाली इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्रेरित किया जाए उन्हीं लोगों को जो हमारे देश से बाहर रहते हैं, तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट दिया जाए इस इन्वेस्टमेंट पे, उनके बॉन्ड्स पे, तो वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, और उससे जो है डॉलर यहाँ आ जाएगा। वहीं एक और स्कीम का जो है चर्चा की जा रही है कि 2014 में भी ये स्कीम यूज़ की गई थी ताकि एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया जा सके। इसमें क्या था मैं आपको बता दूं
कि 2014 के आसपास जो है पूरा रियल एस्टेट सेक्टर की जो कमर थी वो पूरी तरह टूट चुकी थी। तो उस दौर में जो है सरकार ने कुछ ऐसे प्रोविजंस लगाए और कहा कि एनआरआई अगर यहाँ पे ज़मीन खरीद लेंगे तो उन्हें जो है जो सर्कल रेट होता है उस सर्कल रेट से कम में आपका जो है प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और उससे क्या था कि पूरा का पूरा एनआरआई को जो है इसमें इंटरेस्ट आया और एनआरआई लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी की और जो रियल एस्टेट के जो स्टॉक्स थे वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ उठे, जो कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। तो इसी तरह का माना जा रहा है कि अगर हमारे यहाँ प्रॉपर्टी में कुछ फिर से कुछ ढील बरती जाए और कुछ सर्कल रेट से कम उनको वैल्यू पे लैंड जो दिया जाए तो एनआरआई जो है इंटरेस्ट दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट्स के लिए और उससे जो है फिर से भारत के अंदर डॉलर्स आ जाएंगे और इंडिया के अंदर डॉलर आएंगे तो आप समझेंगे जो डिप्रिसिएशन का प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होगा। वहीं जो रूपी डिप्रिसिएशन होता है वो एक्सपोर्ट सेक्टर को हेल्प ज़रूर करता है, लेकिन मैंने बता चुका हूँ कि अभी ग्लोबल डिमांड बहुत वीक है जिसकी वजह से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अभी ये होगा। अभी तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वो है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता दिख रहा है और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट चैनल को भी यूज़ किया जा सकता है डिप्रिसिएशन को कंट्रोल करने के लिए। और आरबीआई से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो 50 बेसिस पॉइंट हाइक करेगा ताकि जो यूएस फेडरल रिज़र्व रेट हाइक है उसके इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम किया जा सके। फेडरल रिज़र्व रेट हाइक क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। आज जैसे इंडिया में आरबीआई है वैसे ही यूएस में फेडरल रिज़र्व बैंक है और उसके जो रेट्स होते हैं वो पहले लो रेट्स में अपने लोगों को पैसा देता है। वो जब लो रेट्स पे पैसा देता है तो वहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं आपका इन्वेस्ट करते हैं एमर्जिंग मार्केट्स में, जैसे कि इंडिया में स्टॉक मार्केट वगैरह में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है यूएस से। लेकिन अभी क्या है, अभी इन्होंने रेट हाइक कर दिए हैं। क्योंकि इन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं तो ऑब्वियसली उनको ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, तो जितना भी पैसा इंडिया की मार्केट में लगा हुआ था फॉरेन पोर्टफोलियो से वो वापस यूएस की तरफ जा रहा है। और इसी को बोलते हैं टेपर टेंट्रम। जो टर्म इसके लिए यूज़ होता है वो है टेपर टेंट्रम। और ये जो मनी होता है जो किसी भी वक्त रेट हाइक और डाउन की वजह से इधर उधर मूव कर सकता है उसे बोला जाता है हॉट मनी, क्योंकि इसकी जो है कैपिटल जो है बहुत ईजिली और स्विफ्टली मूव कर सकता है, इसलिए इसको हॉट मनी बोला जाता है। तो वही कह रहे हैं कि फेडरल रिजर्व ने रेट हाइक किए हैं तो इसको जो है कुछ ना कुछ मैनेज करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को भी कुछ एक्शन लेना होगा। वहीं आगे चल के बोला गया है कि आरबीआई की एक लिमिट है वॉलेटिलिटी को मैनेज करने की, क्योंकि एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट उसका काम ज़रूर है लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी भी उसे देखनी है, इन्फ्लेशन भी उसे मेंटेन करके रखनी है। और रूपी वॉलेटिलिटी का अभी जो सबसे बड़ा डिसीज़न है वो है फेडरल रिजर्व का डिसीज़न के रेट्स हाइक करना है मुझे, और बहुत ही एग्रेसिव और हॉकिश तरीके से जो है रेट्स को हाइक किया गया है, जिसकी वजह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं एमर्जिंग मार्केट से बाहर भागते जा रहे हैं। वहीं कुछ और लोगों का ये भी कहना है कि कुछ जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ हैं, वॉर चल रहा है यूक्रेन में, एनर्जी प्राइस वॉलेटिलिटी है, ये सब जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है इस सिचुएशन में। फर्दर इसके अलावा ये वेस्टर्न वर्ल्ड में जो फेडरल रिज़र्व का जो डिसीज़न है वो सबसे बड़ा डिसीज़न है, जिसकी वजह से पूरा जो है तख्ता पलट हुआ है, उलट पलट हो चुका है सारा आपका करेंसी डिप्रिसिएशन में। अब आगे जो देखा जा रहा है वो बातचीत इस पे की जा रही है कि कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास बाकी है, लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अभी कितना बाकी है ताकि हम इंपोर्ट कवर को पूरा कर सकें। देखिए इसके लिए जो है मैं आपको बता दूं कुछ मेजर्स हैं, जैसे कि एक मेजर होता है गुडी टू ग्रिस्पैन रूल, जिससे मेजर किया जा सकता है कि हमारे पास कितना रिज़र्व है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व और क्या वो इनफ है या नहीं। क्या होता है गुडी टू ग्रिस्पैन रूल? ये रेशो है आपकी द रेशो ऑफ रिजर्व्स टू शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट। रिजर्व्स टू शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट जो है रेशो होती है, इसको कहते हैं। और आप समझिए कि आपके पास अगर रिजर्व्स 100 रुपये हैं, $100 हैं, और शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट आपका $80 है, तो ये इसकी जो रेशो है वो 1 से ज़्यादा ही होगी। तो ये जब तक तो ठीक है जब तक कि इसकी रेशो 1 से ज़्यादा है, लेकिन अगर ये इसकी रेशो लेस देन 1 हो गई तो आप समझिए कि आप जो है एक खतरे के निशान पर आ गए हैं। और
हेलो, सॉरी, ये वॉइस कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। सॉरी सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको कि इसमें शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट है, गुडिटी ग्रीनस्पैन रूल। गुडिटी ग्रीनस्पैन रूल जो है उसमें क्या है कि जो टोटल रिजर्व्स हैं टू द रेशो ऑफ शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट, समझिए अगर रिजर्व $100 के हैं आपके पास और शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेब्ट $80 है, तो इसकी जो रेशो है वो रेशो होगी मोर देन 1। तो मोर देन 1 अगर रेशो है तो वो ठीक है, लेकिन अगर रेशो लेस देन 1 है तो ये खतरे का निशान है। ये बताता है कि आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो इतने नहीं हैं कि आप इसको लॉन्ग टर्म तक जो है मेंटेन रख सकें। वहीं आगे चलकर ये बताया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी को जो है तरीके से काम में लाना होगा ताकि जो टेपर टेंट्रम है उसको जो है आपका ओवरकम किया जा सके और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। टेपर टेंट्रम की जो प्रॉब्लम है ये 2013 में भी हुई थी, जो मैंने आपको बता दी कि जब 2014 में एनआरआई ने इन्वेस्टमेंट्स किया था रियल एस्टेट सेक्टर में और गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस जो हैं आपके लिबरलाइज कर दिए थे। इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी एक लेवल से ऊपर चला जाएगा। वहीं आप अभी जानते हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है करंट में वो है 2.8% ऑफ जीडीपी, लेकिन अगर ये चलता रहा इसी तरह से तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पूरे जीडीपी का 4% बन जाएगा, जिससे कि पूरा एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर। और फर्दर अगर आपके यहाँ इन्फ्लेशन हुई तो ये हॉट मनी जो है फिर से आउटफ्लो हो सकता है, क्योंकि इनको जो है पूरा का पूरा जो है मैनेज नहीं मिलेगा, उस तरह से वायबिलिटी और प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये एक मेजर रिस्क है कैपिटल फ्लाइट का। वहीं आगे चलकर सवाल ये उठता है कि क्या जो इंटरेस्ट रेट्स हैं हमारे वो एडिक्वेट हैं, वो सही हैं या नहीं। देखिए, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं आपका वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। इसके अलावा उनका पर्पज़ ये भी होता है कि एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस को मेंटेन किया जा सके या एड्रेस किया जा सके। पास्ट में भी ऐसे एपिसोड्स आते रहे हैं और बहुत ही शार्प डिप्रिसिएशन हुआ है करेंसी का इस बार भी। लेकिन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 हो या 13 हो जिसमें टेपर टेंट्रम हुआ था, वहाँ भी करेंसी वीक हुई थी और इसी तरह हुई थी, लेकिन बाद में जो है सब कुछ ठीक भी हो जाता है, ये करेक्ट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसी तरह से चलता रहेगा। वहीं आगे चलकर ये कहा गया है कि अगर करेंसी अकाउंट डेफिसिट 4% तक पहुंच जाए तो इसका पूरा का पूरा क्या इफेक्ट होगा, इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, पूरी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इकोनॉमी के ऊपर। देखिए, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ये दो अकाउंट्स हैं जिसके बारे में आपने शायद पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आपको पढ़ना चाहिए कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या है। कैपिटल अकाउंट में जो है जैसे आपका एफडीआई वगैरह जो होता है वो कैपिटल अकाउंट में आता है, और सीएडी करंट अकाउंट में आता है आपका ट्रेड या दूसरे रेमिटेंसेस वगैरह जो होते हैं। तो आप इसको देखिएगा एक बार कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का क्या है। तो हम दो को इन दोनों को जो है हॉलिस्टिक तरीके से देखना होगा। और अगर करंट अकाउंट डेफिसिट को हम नहीं चाहते कि वो 4% तक पहुँचे, क्योंकि अगर वो 4% तक पहुँचा तो पूरी उसके अंदर एक पैनिक सेटअप हो सकता है और फ्लाइट हो सकता है मनी या हॉट मनी जो है मूव हो सकता है। तो इसे रोकने के लिए हमें करंट अकाउंट डेफिसिट को रोकने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम फाइनेंस कर दें करंट अकाउंट डेफिसिट को। मतलब जो हमारे यहाँ एफडीआई या कोई जो है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट्स का जो वो आता है पैसा, उनको हम जो है अभी के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह में ना लगाकर या कुछ और वैसा कुछ ना करके करंट अकाउंट डेफिसिट को फाइनेंस करें, जिससे कि क्या होगा, हम फोकस कर पाएंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर भी। अगर इंटरेस्ट रेट जो है ज़्यादा हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ से तो हम जो है एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन में आ जाएंगे, और इसी को एड्रेस करना ज़रूरी है। इसी एड्रेस को जो है फिस्कल कंसोलिडेशन का नाम भी दिया जाता है। ट्विन डिफिसिट्स, ट्विन डिफिसिट का मतलब है आपका जहाँ पे फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट दोनों होते हैं उसको ट्विन डेफिसिट कहा जाता है। तो ये चीज़ें देखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर पैसा या रुपया इसी तरह गिरता रहा तो ये जो हमारा जो बाहर का कर्जा है उसको भी बहुत बुरी तरीके से बढ़ा देगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमें एक्सटर्नल डेब्ट में जो कर्जा है वो हमेशा डॉलर्स में देना पड़ता है। तो आज हमें जो है अगर $1 70 देना पड़ रहा था, कल हमें $70 देना पड़ रहा था, तो वो $1 80 देना पड़ रहा है आज। तो जो कर्जा है अगर वो कल $7,000 था तो आज $7,000 था, तो वो आज $8,000 बन चुका है। तो हमारे लिए जो कर्ज़ा लिया हुआ था हमने वो हम पे अब बहुत महंगा पड़ने लगेगा। वहीं राइटर ये कह रहे हैं कि रुपी ने ऐसी वीकनेस पहले नहीं देखी थी। इवन जो पहले टेपर टेंट्रम्स थे उसमें भी इतनी वीकनेस नहीं हुई थी और बहुत ही मैसिव डिप्रिसिएशन हुआ है इस बार।
अब देखना ये है कि कैसे जो है इस रुपी को डिक्लाइन को रोका जा सकता है। ऑल्दो आप जानते हैं कि जो रुपी का जो पूरा उतार चढ़ाव है वो डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड और सप्लाई क्या है मार्केट के अंदर, और ये जो फ्रीली एक मार्केट डिटरमाइंड प्रोसेस है। ऑल्दो गवर्नमेंट या आरबीआई जो भी हैं वो इंटरवेन ज़रूर करती हैं कुछ हल्का फुल्का ऊपर नीचे करने के लिए, स्पेशली जब इंटरवेन करती हैं जब फ्री फॉल जो है फ्री फॉल हो रहा हो, बुरी तरीके से गिर रहा हो रुपया। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है आरबीआई का भी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, चाहे वो डोमेस्टिक को हटा के ग्लोबल फैक्टर्स हों, अनसर्टेनिटीज़ हों, ये सब जो है बराबर कंट्रीब्यूट करती हैं इसके रुपया को कमज़ोर करने में। वहीं आगे चलते हुए हम लोग अपनी तरफ से कुछ मेजर्स देना चाहेंगे, तो यही मेजर्स देंगे कि अभी जो है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप को बढ़ा देना चाहिए। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं आपका जिसमें गवर्नमेंट ने कुछ कैप रखी हुई है कि इससे ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें। वहीं आपका इनकरेज करें फॉरेन सेंट्रल बैंक्स को कि वो इन्वेस्ट करें गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपका इनकरेज करें फॉरेन सेंट्रल बैंक्स को। इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, इसके लिए वो कम मैच्योरिटी रेट पे ज़्यादा जो है यील्ड प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उन्हें लगे कि हाँ प्रॉफिटेबिलिटी है अगर इन्वेस्ट करते हैं तो। इसके अलावा इंसेंटिवाइज़ करने की कोशिश करें एक्सपोर्ट्स को, इंसेंटिवाइज़ करने की कोशिश करें एक्सपोर्ट्स को, और फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करें। फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि जो है हमारा डॉलर या वैसा जो खर्चा है वो बचे। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि वो रिव्यू करे डिफेंस सेक्टर को और इंश्योरेंस सेक्टर को, क्योंकि डिफेंस और इंश्योरेंस सेक्टर जो हैं इनके अंदर कुछ लिमिट्स हैं, इससे ज़्यादा आप वो नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट। और इंश्योरेंस में तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्हें बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि कब जो है इंडिया अपने इंश्योरेंस के दरवाजे खोलेगा ताकि वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो यही था पूरा एंड में कंक्लूजन में मैं तो अपनी तरफ से यही कहूँगा कि डिप्रिसिएशन है जो रुपी का, ये कोई परमानेंट फिनोमिना नहीं है, ये बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है जिसमें कुछ हमने डिस्कस भी किए हैं, कुछ इंटरनल भी हैं, कुछ एक्सटर्नल रीजंस भी हैं। और ये कभी भी आंख पलक झपकते ही तो अब ये ठीक नहीं होगा, ये इसके लिए जो है एक प्रॉपर टाइम चाहिए और पूरी सिचुएशन को बैकअप चाहिए नॉर्मल आने में। और आरबीआई और गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगी ताकि टैकल किया जा सके इस पूरी की पूरी सिचुएशन को। तो यही था आज के आर्टिकल में, यही है आज का एनालिसिस। इसी तरह के रोज़ एनालिसिस देखने सुनने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।